जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल SBN क्लासेज में स्वागत है। और उम्मीद कर रहे होंगे कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और आज हम लोग हिंदी का जो वर्णमाला चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, उसी वर्णमाला चैप्टर के अंतर्गत आज दूसरी क्लास हिंदी का लेके हम आ रहे हैं और बढ़िया से पढ़ा जाएगा इसको, क्योंकि पुलिस का जो एग्ज़ाम डेट है अभी तो कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है कि पुलिस का एग्ज़ाम कब होगा, लेकिन ये संभावना जताई जा रही है कि हर हाल में गवर्नमेंट अगस्त लास्ट तक करवाने की कोशिश कर रही है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप लोग अपनी तैयारी एकदम कंटिन्यू रखिए और अच्छे से लगे रहिए तैयारी में, कोई ढिलवाई नहीं करनी है तैयारी में। तो आज ये हिंदी की हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में वर्णमाला जो हमने स्टार्ट किया था उसमें बताया था कि वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं, ध्वनियों का जिक्र वहाँ पे हमने किया था। उसके बाद हम बताए थे कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं। उसमें हमने बताया था कि स्वर और व्यंजन, इन दोनों को मिला के हमने बताया था कि कुल वर्णों की संख्या 52 है। और उसमें से हम बताए थे कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो 11 है। ठीक है, 11 है। कितनी? स्वरों की संख्या 11। ठीक है, तो यहाँ तक की बात हम कर चुके थे। फिर उस क्लास में हमने ये भी स्टार्ट किया था कि स्वरों का वर्गीकरण। पहले तो स्वर बताया था हमने वहाँ पे, फिर स्वरों के वर्गीकरण को हमने स्टार्ट किया था। तो जब स्वरों का वर्गीकरण स्टार्ट किया था हमने, तो वहाँ पे हमने बताया था कि स्वर के वर्गीकरण को 5 प्रकार से आधार बनाया गया है, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया, आप लोग देख रहे होंगे। तो पहला आधार हमने बताया था कि मात्रा के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण किया था हमने उस क्लास में। और उसमें हमने बताया था कि मात्रा के आधार पे स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमने बताया था ह्रस्व स्वर, दूसरा हमने बताया था दीर्घ स्वर, और तीसरा हमने बताया था प्लुत स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर को ही एक मात्रिक स्वर या मूल स्वर कहा जाता है और दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर बोला जाता है। इसके बाद प्लुत स्वर के बारे में हमने बताया था कि प्लुत स्वर का वर्तमान में हिंदी वर्णमाला में प्रयोग नहीं किया जा रहा है, लेकिन चूंकि वर्गीकरण में प्लुत स्वर भी शामिल है तो हमको यहाँ पे पढ़ना अनिवार्य था। तो यहाँ पे जो पहला प्रकार है ये वाला मात्रा के आधार पे वर्गीकरण, तो वहां पे हमने जो मात्रा के आधार पे वर्गीकरण की बात हमने कर ली थी उस क्लास में। तो ये तो हम पहले क्लास में ही पढ़ चुके थे। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि जिह्वा के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं। क्या हम पढ़ेंगे कि जिह्वा के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जिह्वा के आधार पे स्वरों का जो वर्गीकरण किया गया है वो 3 प्रकारों में किया गया है। हमने क्या बताया? जिह्वा के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण किया गया है वो 3 प्रकार में किया गया है। पहले वर्गीकरण को हम बोलते हैं अग्र स्वर, दूसरे को बोलते हैं मध्य या उदासीन स्वर, और तीसरे को बोलते हैं पश्च स्वर। हमने क्या बताया? जिह्वा के आधार पे स्वर के वर्गीकरण में हमने पहला वर्गीकरण शामिल किया, क्या? अग्र स्वर। दूसरा हमने बताया मध्य या उदासीन भी बोलते हैं इसको, उदासीन स्वर। और तीसरा हमने बताया पश्च स्वर। तो जिह्वा के आधार पे जो स्वर का वर्गीकरण किया गया है वो कितने प्रकारों में किया गया है? तो 3 प्रकारों में किया गया है। पहले को बोलेंगे हम अग्र स्वर। तो आखिर अग्र स्वर किसे बोलेंगे? तो देखिए, जिह्वा मतलब क्या होता है? जिह्वा मतलब इस जीभ को, टंग को क्या बोला जाता है? जिह्वा बोला जाता है। ठीक है, तो जीभ के ऐसे स्वर जिनका उच्चारण हम जीभ के अग्र भाग या अगले भाग से कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? अग्र स्वर बोलेंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, कौन कौन से स्वर शामिल किए जाएंगे? तो छोटा ई है, बड़ा ई है,
ए है और ऐ है, इन चारों को हम अग्र स्वर के अंतर्गत शामिल करेंगे। तो हमने क्या बताया कि अग्र स्वर ऐसे स्वर जिनका उच्चारण जीभ के अग्र भाग से किया जाता है, यानी अगले वाले भाग से किया जाता है, उसको हम अग्र स्वर बोलते हैं। और इसके अंतर्गत हम छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ को शामिल करते हैं। तो ये रहा अग्र स्वर। अब मध्य स्वर किसे कहते हैं? तो देखिए, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण हम जीभ के मध्य भाग से करते हैं उसको मध्य स्वर या उसी को ही हम उदासीन स्वर बोलते हैं। तो हमने क्या बताया कि ऐसे स्वर जिनका उच्चारण हम जीभ के मध्य भाग से अर्थात जिह्वा के बीच वाले भाग से करते हैं उसको हम मध्य या उदासीन स्वर बोलते हैं। इसके अंतर्गत हम अ को शामिल करते हैं। किसको शामिल करते हैं? अ को। अब ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये कैसे हम याद कर पाएंगे। तो अगर आपको बाई चांस ये भूल भी जाता है तो आप जब उच्चारण करेंगे तो उससे समझ में आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, ये बीच से इसका उच्चारण हो रहा है कि आगे वाले भाग से हो रहा है कि पिछले भाग से हो रहा है। तो हम क्या बताएं? अग्र स्वर। जिह्वा के आधार पर वर्गीकरण हमने किया अग्र स्वर, मध्य या उदासीन स्वर, फिर पश्च स्वर। ठीक है, 3 प्रकार में बांटा। अग्र स्वर के बारे में हमने बताया कि ऐसे स्वर जिनका उच्चारण हम जीभ के आगे वाले भाग से करते हैं, जैसे कि छोटा ई, बड़ी ई, ए, ऐ, तो इनको हम क्या बोलते हैं? अग्र स्वर बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा कि मध्य स्वर, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण हम जीभ के मध्य भाग से करते हैं उसे मध्य स्वर या उदासीन स्वर कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत अ को शामिल किया जाता है। फिर अब बात आती है पश्च स्वर। तो जब बात यहां पे हम पश्च स्वर की करेंगे तो ऐसे स्वर जिनका उच्चारण हम जीभ के पिछले वाले हिस्से से करते हैं अर्थात जीभ के पीछे वाले भाग से करते हैं उसको हम जिह्वा के आधार पर वर्गीकरण में पश्च स्वर के अंतर्गत रखते हैं। अब इसके अंतर्गत कौन कौन आएगा? तो आ हो गया, छोटा ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ओ हो गया और औ हो गया। क्या क्या बताया हमने? आ हो गया, छोटा ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ओ हो गया और औ हो गया। ठीक है, तो पश्च स्वर के अंतर्गत आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ को रखा जाता है। तो यहां पे टोटल कितने स्वर हो गए? 1 2 3 4 5 6 और ये 4 मिलके 10। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि जिह्वा के आधार पे वर्गीकरण में हम 10 स्वर को ही शामिल करते हैं। ठीक है, क्यों 10 ही को शामिल करते हैं? तो इसमें शामिल कौन सा नहीं है? तो इसमें हम री को शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, ये जो री स्वर है इसको, री वावेल को हम शामिल नहीं करते हैं। तो क्यों इसको शामिल नहीं करते हैं? तो जैसे कि इसको बोल रहे हैं हम, तो ये किस चीज की ध्वनि दे रहा है? री, ऐसे ध्वनि दे रहा। तो ये जो है ये कौन सा है? ये व्यंजन के अंतर्गत आता है। इसको र को हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? व्यंजन के अंतर्गत। ठीक है, तो यहां पे री को हम जिह्वा के उच्चारण के आधार पे, अर्थात अगर क्वेश्चन ये पूछेगा कि उच्चारण के आधार पे स्वरों की संख्या कितनी होती है तो हम बताएंगे कि उच्चारण के आधार पर स्वरों की जो संख्या होती है वो 10 होती है, क्योंकि उच्चारण के आधार पर जो वर्गीकरण हम करते हैं उसमें री को हम शामिल नहीं करते हैं। तो वहां पे अगर कंक्लूजन ये देना होगा कि हम स्वरों जो जिह्वा के या उच्चारण के आधार पे हम वर्गीकरण कर रहे हैं उसमें री को क्यों नहीं शामिल कर रहे हैं, तो चूंकि यहाँ पे री क्या है? री एक वावेल है, स्वर है, लेकिन री की जो ध्वनि आती है वो व्यंजन की आती है। ठीक है, इस वजह से उच्चारण के आधार पे अगर आपसे कोई पूछेगा कि स्वरों की संख्या कितनी होती है तो आप बिना हेजिटेशन के बताएंगे कि संख्या 10 होती है। ठीक है, तो थोड़ा सा अब यहां पे हम देख लेंगे कि इस री में और ये र में, इन दोनों में क्या क्या अंतर पाया जाता है। तो अब उस चीज को हम यहां पे देखेंगे। ठीक है,
देखिए री और र, तो कहां कहां री का यूज होता है? जैसे मान लीजिए क्या हो गया, ऋषि हो गया, उसके बाद क्या हो गया, ऋण हो गया या कृपण हो गया। इन सब में हम किसका यूज कर रहे हैं? इस वाले री का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर र की बात करेंगे तो र का प्रयोग हम तीन प्रकार से करते हैं। एक तो र का सामान्य रूप हम देखते हैं, सामान्य रूप। सामान्य रूप में जैसे हम राजेश लिखे, रमेश लिखे, इन सब में क्या है, र का सामान्य जनरली यूज किया गया है, ठीक है। उसके बाद यहां पे पदेन रूप एक होता है र का, ठीक है। हमने क्या बताया कि एक र का सामान्य रूप होता है और एक र का क्या होता है, पदेन रूप होता है, ठीक है। और तीसरा एक होता है र का रेफ रूप होता है, ठीक है, र का रेफ रूप, ठीक है। पदेन रूप अर्थात कैसा होगा, जैसे क्रम हमने लिख लिया, भ्रम लिख लिया हमने, तो इसमें क्या है, इस तरह के सेंटेंस में जो ये र का यूज हो रहा है, इस तरह के जो शब्द है, सेंटेंस नहीं, सॉरी ये सेंटेंस नहीं है, शब्द है, तो यहां पे जो हम र का यूज कर रहे हैं ये पदेन रूप है, ठीक है, ये क्या है, पदेन रूप है। अब र का रेफ रूप तो ऐसे हो गया, जैसे कर्म हो गया, धर्म हो गया। अगर इस टाइप से र का प्रयोग होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये कर्म, इसको आसमानी र आप लोग बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, ये र का क्या हो गया, रेफ रूप हो गया। और ये इस टाइप में अगर र का प्रयोग हुआ है तो वो र का क्या हो गया, पदेन रूप हो गया। और जनरली ऐसे अगर र का प्रयोग हुआ है तो वो क्या हो गया, र का सामान्य यूज हो गया, सामान्य प्रयोग हो गया, ठीक है। अब यहां पे एक देखने वाली बात यह है कि र का जो पदेन रूप होता है वो हमेशा खड़ी पाई के साथ आएगा। जैसे यहां पे क्रम आप लिख रहे हैं ना, तो ये ऐसे लिख रहे हैं ना, तो ये क्या है, खड़ी पाई ही तो है ना, ये खड़ी पाई ही है। तो जो र का पदेन रूप जहां पे भी आएगा तो वहां पे खड़ी पाई आएगी ही आएगी, ठीक है। जैसे क्रम हो गया, भ्रम हो गया, और ये पाई, खड़ी पाई जो है उसी के साथ ये जुड़ा हुआ होगा। इसमें क्या होता है, इसमें जनरली जैसे हम लोग देखते हैं कि अधिकतर लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे आधा र है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे क की मात्रा जो है वो आधा है, बाकी र की यहाँ पे क्या है, र की मात्रा जो है वो पूरी मात्रा यहाँ पे र की है, ठीक है। र का जो रेफ रूप होता है ना, ये आधा होता है। जैसे यहाँ पे कर्म धर्म हम पढ़ रहे हैं, कर्म है धर्म है, तो यहाँ पे जो र का यूज हुआ है तो ये आधा है, अर्थात रेफ रूप क्या होता है, आधा होता है। तो यहाँ पे हम क्या देख लिए, री का प्रयोग, तो री जैसे ऋषि हो गया, ऋण हो गया, उसके बाद कृपण हो गया, तो इसको क्या हम ये री का यूज हो गया। लेकिन र का यूज, तो र के यूज में हम तीन यूज पढ़ लिए, यहाँ पे तीन प्रयोग पढ़ लिए। एक तो र का सामान्य रूप, र का पदेन रूप और र का रेफ रूप। सामान्य रूप में जैसे आप राजेश लिख रहे हैं, रमेश लिख रहे हैं, राकेश लिख रहे हैं, राधेश्याम लिख रहे हैं, यहाँ पे जो भी र का प्रयोग हो रहा है वो क्या है, र का सामान्य रूप है। फिर पदेन रूप, पदेन रूप में जैसे क्रम लिख रहे हैं, भ्रम लिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, र का पदेन रूप है। पदेन रूप जब भी आएगा, र का जो पदेन रूप होता है, एक बात इसमें ध्यान रखिएगा जो कि बता चुका हूं मैं, कि इसमें र पूरा होता है, क इसमें क्या होगा, क आधा है और इसमें भ आधा है। इसमें र का क्या होता है, पूर्ण रूप होता है। सामान्य रूप में और पदेन रूप में, इन दोनों में र का पूर्ण रूप होता है, ठीक है, पूर्ण रूप। अर्थात र का जब यूज पढ़ेंगे हम तो सामान्य रूप और पदेन रूप, इन दोनों में र का जो रूप होता है वो पूर्ण रूप होता है। और रेफ रूप जब पढ़ेंगे तो रेफ रूप जैसे कर्म है, धर्म है, इसमें र आधा होता है, तो रेफ रूप में र की मात्रा क्या होती है, आधा की होती है, ठीक है। तो ये रहा जिह्वा के आधार पे वर्गीकरण किसका, स्वरों का।
अब हम आगे पढ़ेंगे किसका वर्गीकरण, अब हम आगे पढ़ेंगे मुख खुलने के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, देखिए यहां पे अब हम तीसरा वाला पढ़ेंगे मुख खुलने के आधार पे। तो देखिए मुख खुलने के आधार पे जो स्वरों को बांटा गया है, मुख खुलने के आधार पे स्वरों का जो वर्गीकरण किया गया है वो 4 प्रकार में किया गया है। कौन कौन सा? पहला क्या है? विवृत स्वर। दूसरा क्या है? अर्ध विवृत स्वर। तीसरा क्या है? समवृत्त स्वर। और चौथा क्या है? अर्ध समवृत्त स्वर। ठीक है, अब इन चारों को हम देखते हैं कि आखिर क्या क्या है इसमें। ठीक है, तो पहला है विवृत, दूसरा क्या है? अर्ध विवृत, तीसरा क्या है? समवृत्त, चौथा क्या है? अर्ध समवृत्त। तो अगर मुख खुलने के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण हम करेंगे, ठीक है, तो वहां पे क्या आ जाएगा? 4 प्रकार से इसको हम बांटेंगे। पहला विवृत स्वर, दूसरा अर्ध विवृत, तीसरा समवृत्त और चौथा अर्ध समवृत्त। ठीक है, अब विवृत किसको बोला जाएगा, समवृत्त किसको बोला जाएगा और अर्ध विवृत और अर्ध समवृत्त किसको बोला जाएगा? तो देखिए, जिसमें विवृत का मतलब यह होता है कि मुख का पूरा खुलना। ठीक है, यानी मुख क्या होगा? पूरा खुला होगा, पूरा खुला होगा। इसके अंतर्गत हम किसको शामिल करेंगे? आ को। जैसे आ का उच्चारण हम कर रहे हैं, क्या बोलेंगे? आ। तो मुख क्या हो रहा है? पूरा खुल रहा है। ठीक है, मुख क्या हो रहा है? पूरा खुल रहा है। तो इसके मतलब विवृत का मतलब होता है मुख का पूरा खुला हुआ। ठीक है, इसके अंतर्गत हम किसको रखेंगे? इसमें क्या होगा? लगभग आधा खुला हुआ। अर्ध विवृत मतलब लगभग आधा खुला हुआ। ठीक है, लगभग आधा खुला हुआ। इसके अंतर्गत किसको हम रखेंगे? तो अ हो गया, अय हो गया और औ हो गया। ठीक है, जैसे देखिए अ हो गया, अय हो गया और औ हो गया। ठीक है, अर्थात विवृत मतलब मुख का पूरा खुलना या पूरा मुख खुला हुआ हो। उसके अंतर्गत कौन से स्वर को रखेंगे? तो आ। जैसे आ बोल रहे हैं, आ, तो पूरा मुख खुल रहा है। उसके बाद आता है अर्ध विवृत। ठीक है, अर्ध विवृत, इसमें किसको किसको रखेंगे? तो अ को रखेंगे, आय को रखेंगे और औ को रखेंगे। ठीक है, समवृत्त मतलब लगभग में ये बंद रहता है, लगभग में ये बंद रहता है। ठीक है, लगभग में क्या रहता है? बंद रहता है। इसके अंतर्गत किसको किसको रखेंगे हम? जैसे छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ठीक है, इसके अंतर्गत किसको किसको रखेंगे हम? समवृत्त मतलब लगभग में पूरा मुख बंद हो। ठीक है, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमारा मुख लगभग में पूरा बंद रहता है उसको हम क्या बोलेंगे? समवृत्त स्वर। इसके अंतर्गत किसको किसको रखेंगे हम? छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। इसके अंतर्गत अब इसके आगे आता है अर्ध समवृत्त। अर्ध समवृत्त मतलब कि आधा मुख लगभग में बंद रहता है। लगभग में क्या होता है? आधा मुख बंद रहता है। जैसे ए और ओ का उच्चारण हम कर रहे हैं, जैसे ए ओ, इसको बोल के देखिए आप लोग। ए मतलब आधा ही मुंह, लगभग में आधा मुंह बंद रह रहा है। ओ
इस पे बोलने पे क्या समझ में आ रहा है कि लगभग में आधा मुंह बंद रह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम तीसरा वर्गीकरण कौन सा पढ़े हैं? मुख खुलने के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, मुख खुलने के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, इसके अंतर्गत हम बोले कि 4 प्रकार के ये स्वर होते हैं। पहला विवृत स्वर, अर्थात जिसका उच्चारण करते समय मुख लगभग में पूरा खुला हुआ हो, जैसे आ। उसके बाद अर्ध विवृत, मतलब लगभग में मुख आधा खुला हुआ हो, जैसे कि औ, ऐ, औ। ठीक है, उसके बाद समवृत। समवृत मतलब इनका उच्चारण करते समय लगभग में मुंह क्या रहता है? बंद रहता है, जैसे छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। इसके बाद अर्ध समवृत, मतलब इनके उच्चारण में लगभग में आधा मुंह बंद रहता है, जैसे कि ए और औ। तो ये हमने क्या पढ़ा? मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जैसे देखिए, इसको एक ट्रिक ऐसे भी याद कर सकते हैं। किसी को हम मान लीजिए कि बुला रहे हैं, आ, इधर आ, तो ये क्या हो गया? आ। फिर ई भी आएगा, ऊ भी आएगा, मतलब ई भी आएगा और ऊ भी आएगा। ठीक है, हमने किसी को बुलाया कि आ, इधर आ, तो आ हो गया। ये किस में आ गया? विवृत में आ गया। फिर हम तीसरे और चौथे पे आ गए। ठीक है, ई भी आएगा, ई भी आएगा और ऊ भी आएगा, मतलब ई हो गया और ऊ हो गया। फिर हम बुलाए सबको, उसमें से कुछ लोग गायब है मान लीजिए कि, तो हम फिर पूछ रहे हैं सामने वाले से कि ए ओ कहाँ है, ए ओ कहाँ है, ए ओ कहाँ है। तो इस प्रकार हम क्या पढ़े? मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, देखिए, जाति के आधार पर हम स्वरों को 2 प्रकार में विभाजित करते हैं। कौन कौन? पहला सजातीय स्वर, और दूसरा विजातीय स्वर। ठीक है, हमने क्या बताया? जाति के आधार पर हम स्वरों को 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहले को बोलते हैं हम सजातीय। सजातीय का मतलब क्या हुआ कि जो एक ही प्रकार के स्वरों से मिलकर, ऐसे स्वर जो एक ही प्रकार के स्वरों से मिलकर बने हुए हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? सजातीय स्वर बोलेंगे। इसके अंतर्गत कौन कौन सा आएगा? आ हो गया, ई हो गया और कैपिटल ऊ हो गया। ठीक है, अब देखिए ये कैसे सजातीय स्वर है। तो आप जानते हैं कि आ का हम निर्माण कैसे करते हैं? अ और अ मिलता है तो क्या बनता है? आ बनता है। आ जब छोटी ई और छोटी ई ये दोनों मिलते हैं तो बड़ी ई बनती है। उसके बाद जब छोटा ऊ और छोटा ऊ ये 2 बार मिलते हैं तो क्या बनता है? बड़ा ऊ बनता है। यहां पे क्या देख रहे हैं हम कि जाति के आधार पे हमने स्वरों का जो वर्गीकरण है वो 2 प्रकारों में किया है। पहला हमने बताया सजातीय स्वर, उसके बाद हमने बताया विजातीय स्वर। सजातीय स्वर में हम किसको किसको रखे हैं? ऐसे स्वर जिनका निर्माण एक ही प्रकार के स्वरों के मिलने से हो रहा है या हुआ है, उनको हम सजातीय स्वर के अंतर्गत रखेंगे। जैसे कि आ हुआ, बड़ी ई हुई और बड़ा ऊ हुआ। आ का निर्माण कैसे होगा? तो अ और अ मिलेगा तो आ बनेगा। बड़ी ई का निर्माण कैसे होगा? तो छोटी ई और छोटी ई मिलके बड़ी ई का निर्माण करेंगे। कैपिटल ऊ का निर्माण कैसे होगा? छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलेगा तो क्या होगा? बड़ा ऊ बनेगा। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि अ सेम भावेल है, सेम भावेल यानी सेम स्वर मिलके इसको बना रहे हैं।
ये भी सेम स्वर इसको मिलके बना रहा है, ये भी सेम स्वर इसको मिलके बना रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या देखेंगे कि सजातीय स्वर के अंतर्गत इन तीन को हम रखते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे विजातीय स्वर। तो ऐसे स्वर जिनका निर्माण दो या दो से अधिक अलग अलग प्रकार के स्वरों के मिलने से हुआ है, उनको हम क्या बोलेंगे? विजातीय स्वर बोलेंगे। हमने क्या बताया? ऐसे स्वर जिनका निर्माण दो या दो से अधिक प्रकार के स्वरों से मिलने से हुआ है, उनको हम क्या बोलेंगे? विजातीय स्वर बोलेंगे। इसके अंतर्गत कौन कौन से स्वर आएंगे? तो ए आएगा, ऐ आएगा, उसके बाद ओ आएगा और औ आएगा। ठीक है, विजातीय स्वर के अंतर्गत कौन कौन सा आएगा? ए आएगा, ऐ आएगा, ओ आएगा और औ आएगा। अब इसका हम इसको कैसे बनाएंगे? अ प्लस ई से मिलके बनेगा, ये अ प्लस उ से मिलके बनेगा। ठीक है, नहीं, ये अ प्लस ए से मिलके बनेगा। ठीक है, अ प्लस ए से। देखो ये किससे मिलके बनेगा? अ प्लस उ से ये वाला मिलके बनेगा, औ यानी ओ हो गया। और ये किससे मिलके बनेगा? तो ये बनेगा अ प्लस ओ से। ठीक है, तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि जो ए का निर्माण हो रहा है वो अ, ये अलग स्वर है और ये अलग स्वर है। दो अलग अलग स्वरों के मिलने से इस स्वर का निर्माण हुआ है। यहां पे भी हम क्या देख रहे हैं? दो अलग अलग स्वरों के मिलने से ही इस स्वर का निर्माण हुआ है। उसके बाद यहां पे हम क्या देख रहे हैं? दो अलग अलग स्वरों के मिलने से ही इसका निर्माण हुआ है। उसके बाद यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि दो अलग अलग स्वरों के मिलने से ही इसका निर्माण हुआ है। इस वजह से इन सबको हम क्या बोलेंगे? विजातीय स्वर बोलेंगे। ठीक है, ठीक। अब एक नोट बनाएंगे हम यहां पे, क्योंकि कुछ ऐसे स्वर हैं जिनको जाति के आधार पे हम उनका वर्गीकरण नहीं करते हैं, तो उनको भी जान लेंगे कि वो कौन कौन से स्वर हैं। जैसे देखिए, अ हुआ, छोटी ई हुआ, छोटा ऊ हुआ और रे हुआ। इन चारों को जाति के आधार पर जो वर्गीकरण हम करते हैं उसमें इन चारों को हम शामिल नहीं करते हैं। अर्थात अगर जाति के आधार पे वर्गीकरण की बात हम करेंगे, जाति के आधार पे वर्गीकरण की बात करेंगे, तो हम 7 ही स्वर का जाति के आधार पे वर्गीकरण करते हैं। इनका वर्गीकरण हम जाति के आधार पर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये अन्य स्वरों के निर्माण में क्या करते हैं? सहयोग करते हैं। तो यहां पे एक छोटा सा नोट बनाएंगे हम और उसमें लिख लेंगे कि जाति के आधार पे, लिख लीजिए आप लोग, कि जाति के आधार पर 7 प्रकार के स्वरों का ही वर्गीकरण हम करते हैं। इस वर्गीकरण में अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री को शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि ये चारों स्वर अन्य स्वरों के निर्माण में क्या करते हैं? सहयोग करते हैं। तो ये क्या हो गया? छोटा सा नोट हो गया। ठीक है, तो ये 4 चीज हम यहां पे क्या कर लिए? पढ़ लिए। ठीक है, अब यहां पे जो हम जाति के आधार पे सजाति और विजाति बताए हैं, तो विजाति में हम किसको रखे हैं? विजाति में हम ऐसे स्वर को रखे हैं जिनका दो अलग अलग स्वरों के मिलाने से क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। तो विजाति स्वर को ही हम क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर बोलते हैं। क्या बोला हमने? क्या बताया कि विजातीय स्वर को ही हम क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर बोलते हैं, क्योंकि विजाति मतलब अलग अलग जाति से मिलके बना हो। स्वजातीय मतलब एक ही जाति का हो, सेम जाति का हो। ठीक है, स्वजाति मतलब सेम जाति, बी जाति मतलब अलग अलग जाति। अर्थात सेम स्वर मिलके अगर किसी स्वर को बनाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? सजाति बोलेंगे। और अलग अलग स्वर मिलके किसी स्वर को बनाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो विजातीय बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पे 4 प्रकार हमने स्वरों के वर्गीकरण का पढ़ लिया। ठीक है, अब यहां पे हम क्या पढ़ेंगे? ओष्ठ के आधार पे
स्वरों का वर्गीकरण ओष्ठ के आधार पर, ठीक है। ठीक, तो यहां पे ओष्ठ के आधार पे जब हम वर्गीकरण करेंगे तो ओष्ठ के आधार पे अर्थात ये देखेंगे कि किस स्वर को बोलने में हमारा ओठ की आकृति गोल हो रही है या किस स्वर को बोलने में ओठ की आकृति गोल नहीं हो रही है या किसको बोलने में ओठ की आकृति आधा गोल हो रही है। तो ओठों की आकृति के आधार पे हम क्या कर रहे हैं, वर्गीकरण को शामिल कर रहे हैं। तो ओष्ठ के आधार पे जब हम वर्गीकरण करते हैं स्वरों का, तो यहाँ पे ओष्ठ के आधार पे हम स्वरों को 3 प्रकार में विभाजित करते हैं। पहले को बोलते हैं हम क्या, वर्तुल। दूसरे को क्या बोलते हैं, अर्धवर्तुल। और तीसरे को क्या बोलते हैं, अवर्तुल। ठीक है, और अवर्तुल को ही प्रसृत या सहज भी बोला जाता है। तो हम क्या बताया यहां पे, हमने बताया कि ओष्ठ के आधार पे जो स्वरों का वर्गीकरण है वो 3 प्रकार से हम करते हैं। पहला वर्तुल स्वर, दूसरा अर्धवर्तुल स्वर और तीसरा अवर्तुल या प्रसृत या सहज स्वर। अब देखिए इन सब के अंतर्गत किसको किसको शामिल किया जाता है। तो वर्तुल स्वर किसे बोला जाएगा, वर्तुल मतलब क्या होता है, गोलाकार होता है। वर्तुल मतलब क्या होता है, गोलाकार होता है। जैसे ऐसे स्वर जिनको बोलने पे हमारे ओठों की आकृति गोलाकार हो जाती है उसको हम क्या बोलेंगे, वर्तुल स्वर बोलेंगे। हमने क्या बताया, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने पर हमारे ओठों की जो आकृति है वो गोलाकार हो जाती है उसको हम वर्तुल स्वर के अंतर्गत रखेंगे। जैसे इसमें कौन कौन सा आएगा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। अब देखिए इनका उच्चारण किया जाए। इनका उच्चारण जब हम करेंगे तो क्या बोल रहा है, छोटा ऊ बोलिए ऊ, ओठों की आकृति गोल हो रही है। बड़ा ऊ बोलिए बड़ा ऊ, ओठों की आकृति गोल हो रही है ओ औ। तो इन चारों के उच्चारण में हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारे ओष्ठ की आकृति है वो गोलाकार हो जा रही है। वर्तुल मतलब ही गोलाकार होता है, ठीक है। तो इसको हम किसके अंतर्गत रखेंगे, वर्तुल स्वर के अंतर्गत रखेंगे। अब बात आती है कि अर्धवर्तुल में किसको रखेंगे। तो ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने पर, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने पर हमारे ओष्ठ की आकृति लगभग में आधा गोलाकार होती है उसको हम क्या बोलेंगे, अर्धवर्तुल। अर्ध मतलब आधा, वर्तुल मतलब गोलाकार। अर्थात ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने पे हमारे ओष्ठ की जो आकृति होती है वो लगभग आधा गोलाकार होती है उसको हम क्या बोलेंगे, अर्धवर्तुल स्वर बोलेंगे। और इसके अंतर्गत हम किसको रखेंगे, तो आ को रखेंगे। इसके अंतर्गत हम किसको रखेंगे, तो आ को रखेंगे। तो हम यहाँ पे 2 चीज पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे अर्धवर्तुल नहीं, अवर्तुल या प्रसृत या सहज स्वर। अवर्तुल, अवर्तुल मतलब, वर्तुल मतलब क्या होता है, गोलाकार। अवर्तुल मतलब जो गोलाकार ना हो। वर्तुल मतलब हमने क्या बताया, गोलाकार। अवर्तुल मतलब जो गोलाकार ना हो। अर्थात ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमारे ओठों की जो आकृति होती है वो गोलाकार ना हो, नहीं होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अवर्तुल स्वर या प्रसृत स्वर या सहज स्वर। इसके अंतर्गत हम किसको किसको शामिल करेंगे, तो छोटी ई को, बड़ी ई को, ए को और ऐ को, ठीक है। इसके अंतर्गत इन चारों को हम शामिल करेंगे। अवर्तुल, अवर्तुल मतलब ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमारे ओठों की जो आकृति है वो गोलाकार न हो उसको हम अवर्तुल स्वर या प्रसृत स्वर या सहज स्वर कहते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत ई हो गया, छोटी ई हो गई, बड़ी ई हो गई, ए हो गया और ऐ हो गया। इनका उच्चारण करके आप खुद देख सकते हैं कि इनके उच्चारण में जो ओठों की आकृति है वो गोलाकार नहीं हो। जैसे ई बोलिए, ई ई ई,
ओठ में थोड़ा बहुत कंपन हो रहा है, ठीक है, बाकी ओठ की आकृति गोलाकार नहीं हो रही, सीधी जैसे है वैसे ही रह रही। तो ठीक है, तो ओष्ठ के आधार पे हमने 3 वर्गीकरण पढ़ा। पहला वर्तुल, दूसरा अर्धवर्तुल और तीसरा अवर्तुल, ठीक है। तो यहां पे हम शामिल किए थे जो क्लास था हिंदी वाला, उसमें स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों के वर्गीकरण में जो मात्रा के आधार पर वर्गीकरण था वो हम पहले क्लास में ही पढ़ लिए थे। बाकी यहाँ पे 4 का वर्गीकरण हमको पढ़ना था, ठीक है। जिह्वा के आधार पर वर्गीकरण, तो जिह्वा के आधार पर वर्गीकरण में हमने बताया कि जिह्वा के आधार पे स्वर 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य या उदासीन स्वर और पश्च स्वर। फिर हम पढ़े मुख खुलने के आधार पे, तो मुख खुलने के आधार पे हमने बताया कि स्वर 4 प्रकार के होते हैं। पहला हमने बताया विवृत स्वर, दूसरा हमने बताया अर्ध विवृत स्वर, तीसरा हमने बताया संवृत स्वर, चौथा हमने बताया अर्ध संवृत स्वर। उसके बाद जब जाति के आधार पे हम वर्गीकरण पढ़ना स्टार्ट किए तो वहां पे हमने स्वरों को 2 प्रकारों में विभाजित किया। पहले को हमने बताया कि सजातीय स्वर, अर्थात ऐसे स्वर जो सेम स्वरों से मिलके या समान स्वरों से मिलकर बनते हैं, उनको हम सजातीय स्वर कहते हैं। और दूसरा इसके वर्गीकरण में हमने बताया विजातीय स्वर, अर्थात ऐसे स्वर जिनका निर्माण हम अलग अलग स्वरों को मिला के करते हैं, उनको विजातीय स्वर कहते हैं। विजाति मतलब अलग अलग जातीय के, और इन्हीं विजातीय स्वरों को ही हम संयुक्त स्वर के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। विजातीय स्वरों को ही हम संयुक्त स्वर के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि जाति के आधार पर वर्गीकरण में अ हुआ, छोटी ई हुई, छोटा ऊ हुआ और री हुआ, इन सबको हम शामिल नहीं करते हैं क्योंकि ये जातीय विभाजन में ये अन्य स्वरों के निर्माण में सहयोग करते हैं, ठीक है। इस वजह से इनको जाति के आधार पर वर्गीकरण में हम शामिल नहीं करते हैं। उसके बाद हम पढ़े ओष्ठ के आधार पर वर्गीकरण। ओष्ठ के आधार पर वर्गीकरण में हमने बताया कि ओष्ठ के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहले को हमने बताया कि वर्तुल स्वर, दूसरे को हमने बताया अर्धवर्तुल स्वर और तीसरे को हमने बताया अवर्तुल स्वर, अर्थात 3 प्रकारों का यहां पे डिस्कस किया। तो यहां पे आप लोगों का जो स्वरों का वर्गीकरण वाला टॉपिक था वो होता है समाप्त, और आगे के क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, ठीक है। चैनल का नाम है SBN क्लासेज, ठीक है। धन्यवाद। और बाकी आप अपने तैयारी में एकदम मन से जुटे रहिए क्योंकि एग्जाम अगस्त लास्ट तक होने की एकदम दृढ़ संकल्पित है सरकार कराने के लिए, और होने की पूरी संभावना है। इस वजह से आप लोग तैयारी में एकदम जी जान से जुट जाइए, ठीक है।